जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं और इसका मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है। ये तीसरा पार्ट है बच्चों, ठीक है। इस पार्ट को पढ़ लेने के बाद हम लोगों को पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। लेकिन अगर आपने इसके इसके पहले वाले दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको आप देखिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। और उसको देखने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बच्चों। और आपके लाइक और शेयर से हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम लोगों का हिम्मत बढ़ता है और हम लोग और भी ज्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो फटाफट से अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने जो अगले 2 वीडियोज हैं, उन दोनों वीडियो में हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ लिया है, ठीक है। जिसमें जो अपना संघीय शासन व्यवस्था है उसके विभिन्न स्वरूपों को पढ़ लिया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ लिया है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में पढ़ लिया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को भी हम लोगों ने देख लिया है बच्चों, भाषा नीति को भी जान लिया है, सत्ता के साझेदारी के रूप को भी बेहतर तरीके से समझ लिया बच्चों हम लोगों ने, सत्ता के विकेंद्रीकरण भी जान लिया है, ठीक है। ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्य को भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ग्राम पंचायत की शक्ति के बारे में भी जान लिया है, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी। ये जो ग्राम कचहरी है बच्चों, ये ग्राम कचहरी हमारे वीडियो नंबर पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था। अब ग्राम कचहरी पढ़ लेने के बाद हम लोग ग्राम समिति को, सॉरी, पंचायत समिति को पढ़ेंगे। याद रखिए, पंचायत समिति है यह हमारा जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन में जो अपनी ग्राम व्यवस्था होती है बच्चों, उस ग्राम व्यवस्था का ये दूसरा स्तर है पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति, देखिए पहला तो हम लोगों ने पढ़ा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर हमने सरपंच के लिए ग्राम सरपंच और ग्राम कचहरी के बारे में भी पढ़ा है, ग्राम रक्षा दल पढ़ा, ग्राम सभा पढ़ा। अब ये दूसरा जो अपना ग्राम स्तर पे जो दूसरी संस्था होती है उसका नाम है पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा और बीच यानी मध्य का स्तर होगा बच्चे। पंचायती राज व्यवस्था का जो पंचायत समिति है वो दूसरा और मध्य का स्तर है। और ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद, इस दोनों के बीच की कड़ी होती है पंचायत समिति, ठीक है। 5000 की आबादी में पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव होता है और इसका भी चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार की तरह होता है। जैसे मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, जस्ट उसी तरह पंचायत समिति का चुनाव भी वोटिंग के द्वारा होता है बच्चों। अब पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो प्रमुख होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? प्रमुख होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वह पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है। यानी जो पंचायत समिति का जो आप कह सकते हैं सचिव, पंचायत समिति का सचिव का काम कौन करता है बच्चों? बीडीओ करता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी करता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वह प्रमुख के अनुशंसा पर, प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति का बैठक भी बुलाता है, मीटिंग भी बुलाता है, ठीक है। ये पंचायत समिति के गठन के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि 5000 की आबादी में एक पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव होता है। ये जो होता है ग्राम पंचायत समिति, जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है या मिडिल का स्तर है। ऊपर में ग्राम पंचायत होता है, नीचे में जिला परिषद होता है, इस दोनों के बीच की कड़ी है, यानी मध्य स्तर है पंचायत समिति, ठीक है। और पंचायत समिति का चुनाव 5000 की आबादी में होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसको प्रमुख कहते हैं। और बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है और वह जो है प्रमुख के आदेश पर मीटिंग भी बुलाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके कार्य को देख लेते हैं। जो पंचायत समिति है उसका पहला कार्य होता है ग्राम पंचायत के लिए योजना बनाना, ग्राम पंचायत के लिए योजना बनाना और उन योजनाओं का कार्यान्वयन भी करना। ग्राम पंचायत डेवलप कैसे होगा, इसके लिए योजना बनाने का काम पंचायत समिति करती है
और उन योजनाओं का कार्यान्वयन करना, यानी उन योजनाओं को चालू करना, उन योजनाओं को लागू करने का काम भी पंचायत समिति करती है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत काम चलाना, बाढ़ आ गया, आग लग गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, इन सब क्रियाओं में राहत कार्य कराना, जो इससे प्रभावित लोगों हैं, जो प्रभावित लोग हैं उनको सुविधाएं देना, उनको सहायता देना, उनका सहयोग करना पंचायत समिति का दूसरा कार्य होता है। कृषि और पशुपालन का भी विकास करती है पंचायत समिति। गांव में आवास, घर बनवाना, इंदिरा आवास वगैरह बोलते हैं जिसको हम लोग, गरीबों का मकान बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, स्वच्छता पर ध्यान देना और बुनियादी सेवाओं का विकास करना। बुनियादी सेवा में क्या आ गया आपको, स्कूल, स्वास्थ्य आदि का डेवलपमेंट करना, ये भी पंचायत समिति के कार्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक कल्याण के कार्य भी पंचायत समिति चलाती है। जो सामाजिक कल्याण का कार्य होता है, जैसे शिक्षा का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास करना, महिला सशक्तिकरण पर बल देना, ये सारे काम पंचायत समिति कराती है बच्चों। तीसरा, पंचायत समिति जो है हमारे पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है पंचायत समिति, ठीक है बच्चों। अब पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा और अंतिम स्तर का नाम क्या है बच्चों, वह है जिला परिषद। पहला है ग्राम पंचायत, ठीक है बच्चों, दूसरा है पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद, ठीक है बच्चों। तो जिला परिषद के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। मैंने बताया ना आपको कि तीसरा और अंतिम स्तर पंचायती राज व्यवस्था का जिला परिषद होता है बच्चों, ठीक है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अन्य स्तरों की तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण है। जैसे आप ग्राम पंचायत में भी देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है सीट, अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए। ग्राम पंचायत में जिस तरह सीटें रिजर्व होती हैं, वही स्थिति पंचायत समिति के चुनाव में भी होता है, उनके लिए भी सीटें रिजर्व होती है, ठीक है। जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता है, जिसको हम लोग जाप अध्यक्ष यानी जिला परिषद अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। हर जिला परिषद का, जितने भी जिला डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होते हैं, उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है बच्चों, ठीक है। इनका निर्वाचन भी पंचायत राज व्यवस्था के अन्य, जैसे पंचायत राज व्यवस्था में मुखिया का चुनाव जैसे होता है, पंचायत समिति का चुनाव जैसे होता है, जस्ट उसी तरह जिला परिषद का भी चुनाव वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्त्री पुरुष के मत देने के अधिकार के द्वारा गुप्त मतदान विधि से होता है, वोटिंग करके होता है, ईवीएम द्वारा चुनाव इनका होता है, ठीक है बच्चों। पंचायती राज की अन्य सभी संस्थाओं की तरह इसका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। जैसे आप जानते हैं मुखिया का चुनाव हर 5 साल में होता है, पंचायत समिति का चुनाव हर 5 साल में होता है, जस्ट उसी तरह जिला परिषद का भी चुनाव हर 5 साल में होता है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार संपूर्ण सीटों की आधी सीट यानी 50% सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। यानी 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम बना बच्चों, और बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है संपूर्ण सीट के 50% भाग पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के 3 स्तर जो थे, उस तीनों स्तर को बेहतर तरीके से समझ गए हैं। पहला स्तर तो मैंने बच्चों आपको पहले वीडियो में बताया है, जिनमें हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, जिसका प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है बच्चों? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत के कार्य को भी हम लोगों ने देख लिया था। पंचायत समिति की, पंचायत के जो शक्ति है, पंचायत का जो शक्ति है बच्चों, उस शक्ति को भी हम लोगों ने इस अगले वीडियो में देख लिया था बच्चों। ग्राम रक्षा दल भी पढ़ लिया था, जो कि गांव की पुलिसिया व्यवस्था है, ग्राम रक्षा दल, ठीक है। गांव की पुलिसिया व्यवस्था है जिसका काम गांव की सुरक्षा करना, गांव की देखभाल करना होता है। ग्राम सभा भी पढ़ा था बच्चों, और ये ग्राम कचहरी, ये सभी चीज जो है वह जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो सारे के सारे ग्राम पंचायत के अंतर आते थे, जो कि पंचायत व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का पहला अंग था। और इस वीडियो में हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के दूसरे अंग पंचायत समिति के बारे में पढ़ा है, जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा अंग है, जो ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है।
ठीक है। और इसका जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रमुख कहते हैं, और बीडीओ जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं वो उसका प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो पंचायत समिति का प्रमुख का पादेन सदस्य होता है, ठीक है, जिसको सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। पंचायत समिति के कार्य को भी हम लोगों ने देख लिया। जिला परिषद के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, जिला परिषद के बारे में भी पढ़ लिया, ध्यान रखिएगा। और जिला परिषद का जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वह जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। कौन? डीएम। ये याद रखिएगा बच्चों, डीएम जो होते हैं वो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नगरीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है इसमें हम लोगों को नगरीय व्यवस्था पढ़ना है। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का भी व्यवस्था है बच्चों। जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जिसके अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आते हैं, यह ग्रामीण एरिया के लिए बच्चों। लेकिन जो बिहार के नगरीय एरिया है उस नगरीय एरिया में पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार में नगरीय व्यवस्था जो है यह कोई नई प्रमाण नहीं है। नगरीय व्यवस्था बिहार की प्राचीन पृष्ठभूमि है, बहुत प्राचीन व्यवस्था है बिहार के लिए नगरीय व्यवस्था। हम लोगों ने मेगास्थनीज का नाम सुना होगा, जो कि चीन के यात्री थे, जो यूनान के यात्री थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत के बिहार के पाटलिपुत्र पहुंचे थे। और उनकी एक किताब है इंडिका, उस इंडिका में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात किया, जिसकी राजधानी को उन्होंने नगर पालिका बताया है। यानी यहाँ पूछा जा सकता है कि इंडिका किन्होंने लिखा, तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है, जो सेल्यूकस निकोटर, क्या नाम था यूनान के शासक, सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे और भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, उनकी विशालता के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। और उनकी जो किताब है उस किताब का नाम है इंडिका। इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्र को नगर पालिका कहा है। उसी तरह चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजा अशोक के दादाजी, उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। यानी पटना एक समय बहुत बड़ा नगर था, इसका जानकारी हमें इंडिका से मिलता है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा है। और दूसरा मिलता है हम लोगों को अर्थशास्त्र नामक किताब से, जो कि चाणक्य ने लिखा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो बिहार के लिए नगरीय शासन व्यवस्था कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी व्यवस्था है बच्चों। भारतीय संविधान में 74वां संशोधन करके, यानी भारतीय संविधान में 74वां सुधार करके 1992 में नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। तो पूछा जा सकता है कि भारत में नगरीय शासन व्यवस्था को कब मान्यता दी गई, तो क्या जवाब देंगे बच्चों? 1992 में मान्यता दी गई। और संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 74वां संशोधन किया गया। और नगर पालिका के कार्य क्षेत्र के विषय में 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। तो यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्र का वर्णन है, तो 12वीं अनुसूची में। और नगरीय शासन व्यवस्था को संविधान में कब जोड़ा गया? 1992 में 74वां संशोधन करके। और याद रखिएगा बिहार में 3 प्रकार की नगरीय संस्थाएं हैं बच्चों। बिहार में 3 प्रकार की नगरीय संस्थाएं हैं। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद, तीसरा है नगर निगम। सबसे बड़ा होता है नगर निगम, दूसरे में नगर परिषद और तीसरे में नगर पंचायत, यानी सबसे छोटा नगर पंचायत होता है। यानी नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए होता है जो गांव से धीरे धीरे नगर की ओर चेंज हो रहे हैं। जो गांव से धीरे धीरे नगर बन रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। तो हम लोग नगर पंचायत के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। नगर पंचायत का गठन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। ऐसे गांव जो धीरे धीरे शहर बन रहे हैं,
वह गांव जो धीरे धीरे शहर बन रहा है, यानी डेवलप हो रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, उसे बढ़ रहा है महानगर पंचायत की स्थापना। छोड़िए, या ये नहीं होगा। ऐसे गांव जो धीरे धीरे शहर बन रहे हैं, वहां वहां नगर पंचायत की स्थापना होती है। जो नगर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे हैं, वहां हम नगर पंचायत की स्थापना कर सकते हैं। मोस्टली माना जाता है कि 12,000 से 40,000 के बीच, जिस क्षेत्र का पॉपुलेशन 12,000 से 40,000 के बीच हो, वहां नगर पंचायत की स्थापना की जा सकती है। यानी नगर पंचायत में 12,000 से 40,000 के बीच पॉपुलेशन होता है। और नगर पंचायत में सबसे पहले वार्डों को बांटा जाता है। नगर पंचायत में कई वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरह करके कई वार्डों में बांटा जाता है। और इन वार्डों की संख्या 10 से लेकर 37 तक हो सकती है। एक नगर पंचायत में 10 से लेकर 37 तक वार्ड बनाए जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, जिसको हम लोग वार्ड पार्षद कहते हैं। ठीक है, हर वार्ड से एक सदस्य होता है। पंचायत में जो वार्ड से सदस्य होता है उसको वार्ड मेंबर कहते हैं। और नगर पंचायत में जो वार्ड से सदस्य चुना जाता है उसको हम वार्ड पार्षद कहते हैं। सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदान विधि के द्वारा होता है, ईवीएम में होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में होता है बच्चों। और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी स्त्री पुरुष इसमें वोटिंग करते हैं और वोट देकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं। नगर पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल भी सेम वही होता है, 5 वर्ष, जैसा कि हमारे सभी जो चुनावी संस्था है उनमें जीते गए सभी उम्मीदवारों का जो शासनकाल होता है वो 5 साल का ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्लियर हो गया कि इनका शासनकाल 5 वर्षों का होता है और वयस्क मतदान विधि द्वारा इनका चुनाव होता है। और नगर पंचायत में 10 से 37 वार्ड होते हैं, प्रत्येक वार्ड से एक एक वार्ड पार्षद चुना जाता है। पहले जो नियम क्या था बिहार में कि पहले सदस्य जो थे अपने में से एक व्यक्ति को, यानी जो मान लीजिए 10 से 37 तक में 37 को जो मेंबर हो गए, उन 37 मेंबर में अपने में से एक व्यक्ति को वह चुनते थे अध्यक्ष के रूप में, जिनको हम लोग मुख्य पार्षद कहते थे या चेयरमैन कहते थे। पहले ये नियम था कि 37 को हुआ, 37 में अपने में से एक व्यक्ति को मुख्य पार्षद के रूप में चुना जाएगा। बट अब नियम चेंज हो गया है। अब क्या हो गया बिहार में कि ये 37 का तो चुनाव होता ही है, उसके साथ साथ एक मुख्य पार्षद का चुनाव भी होता है। मुख्य पार्षद का भी चुनाव होता है, साथ ही साथ होगा। यानी आप लोगों को अपने वार्ड मेंबर को भी चुनना है और अपने पसंदीदा व्यक्ति को मुख्य पार्षद के रूप में भी चुनना है। तो ये होता है इनका काम। जैसे नगर का विकास करना, जो आपको ग्राम पंचायत का काम होता है, वही नगर पंचायत का भी काम होता है, सेम काम होता है। सड़कों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सब कार्य है। तो इस कार्य को मैंने यहाँ डिफिनेशन करके नहीं बताया। आप नगर पंचायत में जो मुखिया का काम पढ़ लीजिएगा तो सेम वही काम यहाँ भी हो जाएगा। मेन काम में क्या लिखना है आपको? सड़कों का विकास करना, नालियों का विकास करना, मरम्मत करना, सफाई की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सब कुछ इसके जो प्रमुख काम के रूप में जाने जाते हैं। तो उसी तरह नगरीय व्यवस्था का जो दूसरा अंग है वह है नगर परिषद। क्या है बच्चों? नगर परिषद। तो नगर परिषद को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं नगर परिषद के बारे में। तो याद रखिएगा, जो नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत से बड़े शहरों के लिए नगर परिषद होता है। जैसे नगर पंचायत मैंने पढ़ा ना, अभी आपको पता है ना कि 12,000 से 40,000 के बीच का जो आबादी वाला क्षेत्र में एक नगर पंचायत बना सकते हैं। लेकिन जहाँ की जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख के बीच हो, वहां पर नगर पंचायत नहीं बनेगा बच्चों, बल्कि नगर परिषद बनेगा। यानी जो गांव से बड़ा हो गया वहां बन गया नगर पंचायत, और जो नगर पंचायत से बड़ा हो गया वहां बन गया नगर परिषद। यानी वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख के बीच हो, वहां नगर परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है बच्चों। और नगर परिषद में लगभग 3/4 सदस्य गैर कृषि कार्य में लगे होने चाहिए। याद रखिएगा, ये चाहे नगर परिषद हो, नगर निगम हो या नगर पंचायत हो, आप ध्यान रखिएगा, उस सब के लिए ये दोनों कैटेगरी अनिवार्य है कि वहां की 3/4 आबादी यानी 3/4 पॉपुलेशन गैर कृषि कार्य में लगे हो। गैर कृषि कार्य मतलब होता है द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, परिवहन, उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है। यानी खेती को छोड़ के 3/4 आबादी
3/4 आबादी यानी लगभग 75% लोग खेती को छोड़ के अन्य काम में लगे हुए हो, खेती ना कर रहे हो। और जहाँ का जनसंख्या घनत्व लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, वहां पर हम लोग नगर परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, नगर परिषद के गठन के लिए अनिवार्य चीज है 3/4 व्यक्ति जो है गैर कृषि कार्य में लगे हो और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। नगर परिषद के बच्चों 4 अंग होते हैं। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। जो पहला अंग है वो है नगर परिषद, दूसरा अंग है समितियां, तीसरा अंग है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, चौथा अंग है कार्यपालक पदाधिकारी। तो पहले हम लोग नगर परिषद के बारे में पढ़ते हैं। नगर परिषद जो है नगर परिषद का मुख्य अभिकरण है। नगर परिषद का मेन अंग है नगर परिषद। नगर परिषद का मुख्य अंग है, मुख्य अभिकरण है और इसके सदस्य को पार्षद कहते हैं। नगर परिषद के जो सदस्य हैं उसके जो नगर परिषद का जो सदस्य है उसको हम लोग नगर पार्षद के नाम से जानते हैं या फिर नगर कमिश्नर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। और नगर परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40 पार्षद होते हैं। नगर परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40 पार्षद होते हैं, यानी 10 से 40 वार्डों में भी नगर परिषद को बांटा जाता है और हर परिषद से एक व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं और उस व्यक्ति को हम लोग नगर पार्षद या नगर कमिश्नर के नाम से जानते हैं। और इनका कार्यकाल भी अन्य सभी ब्रांच की तरह, अन्य सभी संस्थाओं की तरह इन सब का भी कार्य 5 साल के लिए होता है। नगर परिषद के कार्य को सही रूप से चलाने के लिए नगर परिषद में कई समितियों का गठन होता है। नगर परिषद के कार्यों को सही रूप से चलाने के लिए नगर परिषद का भी गठन किया जाता है। बच्चे थोड़ा यहाँ बोलते मुझे मिस्टेक निकल गया मेरे मुंह से कि नगर परिषद के कार्यों को सही रूप से चलाने के लिए नगर परिषद में कई समितियों का गठन होता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा समिति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य समिति, इस तरह करके वे लोग नगर परिषद का कार्य सही ढंग से चले इसके लिए कई समितियों का गठन करते हैं बच्चों। ठीक है, कई समितियों का वे लोग गठन करते हैं, कई समितियों का गठन होता है। समितियों को नगर पार्षद नियुक्त करता है। ये जो समितियां होती है इन समितियों को नियुक्त कौन करता है? नगर पार्षद नियुक्त करता है। और इन समितियों में 3 से 6 मेंबर हो सकते हैं, यानी एक समिति में कम से कम 3, अधिक से अधिक 6 मेंबर तक नगर पार्षद रख सकता है। ठीक है, नगर पार्षद बोलने का मतलब जो नगर परिषद का जो मुख्य चेयरमैन होता है वो इसका गठन करता है। यह समिति अलग अलग विषय पर होती है। जो समिति गठन की जाती है इसका अलग अलग होता है। मैंने बताया ना कि शिक्षा के लिए शिक्षा समिति, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य समिति, इस तरह करके गठन किया जाता है। नगर परिषद का एक मुख्य पार्षद या एक उप मुख्य पार्षद होता है। हर नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद होता है। पहले मुख्य पार्षद का चुनाव जो है वह जो नगर परिषद के जो 10 से लेकर 40 मेंबर होते थे वही आपस में ही वोटिंग करके करते थे, लेकिन अब इसका भी चुनाव डायरेक्ट गवर्नमेंट ने कर दिया कि अब इसका भी चुनाव डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट जिस तरह आप 10 मेंबर को चुनते हैं उसी तरह आपको एक नगर के मुख्य पार्षद का चुनाव भी आप ही को वोट देकर करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इनका चुनाव पहले नगर पार्षद के सदस्य करते थे, लेकिन अब इसका चुनाव सीधे वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग वोटिंग करके इसका चुनाव करते हैं। प्रत्येक नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी होता है। हर नगर परिषद, अगर आपका नगर पंचायत है तो भी आप देखिएगा वहां पर एक कार्यपालक पदाधिकारी होगा बच्चों, या फिर नगर परिषद है तो वहां भी एक कार्यपालक पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यानी कार्यपालक पदाधिकारी को राज्य सरकार चुनता है, जो नगर परिषद के प्रशासन को चलाने का प्रधान पदाधिकारी होता है। यानी नगर परिषद के प्रशासन को चलाने के लिए जो मुख्य पदाधिकारी होता है, पादेन पदाधिकारी होता है, वह कौन होता है? वह होता है आपको जाकर कार्यपालक पदाधिकारी। कौन होता है बच्चों? कार्यपालक पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी का चुनाव नगर पार्षद या चेयरमैन की तरह नहीं होता है, बल्कि इसको डायरेक्ट आपको जो गवर्नमेंट है, जो बिहार सरकार है या फिर यूपी सरकार है, यह डायरेक्ट इसको नियुक्त करती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया नगर परिषद के बारे में।
अब नगर परिषद का कार्य देख लेते हैं। नगर परिषद का कार्य क्या है बच्चों? नगर की सफाई करवाना, करना नहीं करवाना होगा। नगर की सफाई करवाना इनका काम है। सड़कों, प्रॉमिस हो गया है। सड़कों और गलियों में रोशनी का प्रबंध करना इसका काम है। लगभग सबका काम आप सेम कैटेगरी का देखिएगा। कार्य को याद करना कोई टेंशन नहीं, किसी एक का कार्य बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, उसी को 19-20 करके लिखिएगा, सबका काम मिलता है। नालियों की सफाई करना, आग से सुरक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, सड़कों नालियों आदि का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, बिजली का प्रबंध करवाना, गरीबों के लिए घर बनवाना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के महामारी से बचने के लिए टीकाकरण और विभिन्न प्रकार के उपाय करना, ठीक है। और पार्क, बगीचा या अजायब घर जिसको म्यूजियम कहते हैं उनको बनवाना। ये कुछ जो काम है ये आपको नगर परिषद के काम है। यानी नगर परिषद जो है आपके गांव में सफाई की व्यवस्था करवाती है, ठीक है। सड़कों और गलियों का प्रबंध करती है, सड़कों और गलियों के किनारे रोशनी का प्रबंध करती है, नालियों में सफाई करवाती है, आग लग गया उससे सुरक्षा का प्रबंध करती है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था वो करवाती है, इसके लिए छोटे मोटे विद्यालय वगैरह भी वो खुलवाने का काम करती है, सड़कों नालियों आदि का निर्माण करवाती है, उसका मरम्मत करवाती है, टूट फूट गया तो उसका मरम्मत भी करवाती है, बिजली का प्रबंध करवाने का काम भी उसका है, गरीबों के लिए घर बनवाने का काम भी उसका है, टीका और महामारी, टीका लगाना और महामारी से बचाने के उपाय करना भी उसका काम है। और अपने क्षेत्र में पार्क, बगीचा या अजायब घर जिसको म्यूजियम करते हैं उसको बनाने का काम भी यह करती है। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि नगर परिषद के आय का स्रोत क्या है, उसको आमदनी कहाँ से होती है? तो देखिए नगर परिषद को आमदनी जो है वह तो होती है कि अपने जो नगर परिषद वाला क्षेत्र है उसमें वह कई तरह के कर लगाती है। जैसे मकानों पर होल्डिंग टैक्स लगाती है, वाटर टैक्स पानी का टैक्स लेती है, बिजली पर टैक्स लेती है, बाजार यानी मार्केट जो हाट वगैरह होता है, आप लोग सुने होंगे हाट मालिक। हाट मालिक कौन होता हुआ? उसका जो चुनाव, उसको जो है चुना नहीं जाता है, उसका बोली लगाना पड़ता है, अगर जो ज्यादा बोली देता है उसको हाट दे दिया जाता है। तो ये सब का जो पैसा होता है मनोरंजन कर, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई मीना बाजार आ गया, आपके एरिया में कोई सर्कस आ गया, तो ये सब चीज जो आती है, कोई मेला लग गया, तो उन सब चीजों का टैक्स वो आपको नगर पालिका को या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत को देना पड़ता है। उससे जो आमदनी होती है वह आमदनी भी कहीं ना कहीं नगर परिषद के आय का स्रोत होता है। नगर के बाहर की वस्तुओं के लिए कई प्रकार के कर लगाने का भी काम करती है। यानी नगर के बाहर के एरिया का कोई चीज आपके नगर में बिकने आ गया तो उस पर वो टैक्स लगाने का काम करती है। शहर में बैलगाड़ी चल रहा है, टमटम चल रहा है, साइकिल चल रहा है, रिक्शा चल रहा है या बिक रहा है, तो इन सब चीजों पर भी वो टैक्स लगाती है। इसके अलावा आप नगर परिषद को एक और टैक्स मिलता है, वह होता है अनुदान। बिहार सरकार से अनुदान स्वरूप पैसा प्राप्त होता है, वह पैसा भी कहीं ना कहीं नगर परिषद के आमदनी का स्रोत होता है। यानी बिहार सरकार से मिलने वाला अनुदान यह भी नगर परिषद के आमदनी का एक स्रोत होता है। ठीक है बच्चों। अब जो नगर व्यवस्था होती है, जो नगरीय व्यवस्था होती है, उसका तीसरा और अंतिम फैक्ट है, अंतिम पार्ट है नगर निगम। नगर निगम जो है ना बच्चों बड़े शहरों के लिए होता है, जैसे बड़े बड़े शहर हो गए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, पटना, गया, ये सब क्षेत्र के लिए नगर निगम की स्थापना होती है। यानी जिस क्षेत्र की आबादी 3 लाख से अधिक हो, जिस शहर की आबादी 3 लाख से ज्यादा होती है, वहीं पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। और भारत का पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित हुआ था। यानी भारत का पहला नगर निगम किस क्षेत्र में बना था? चेन्नई में 1688 में। और 1952 में पटना को नगर निगम बनाया गया। ठीक है बच्चों। यानी भारत का पहला नगर निगम कौन है? चेन्नई है। और बिहार का पहला नगर निगम कौन है बच्चों? पटना है। पटना 1952 में नगर निगम बना है बच्चों। ठीक है। और याद रखिएगा नगर निगम में वार्डों की संख्या वहां की जनसंख्या पर निर्भर करती है। यानी नगर निगम में कितना वार्ड बनेगा ये डिपेंड करता है कि उस नगर निगम का पॉपुलेशन कितना है। ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो वार्ड ज्यादा बनाना होगा, और कम पॉपुलेशन होगा तो वार्ड कम बनेगा। यानी कहीं ना कहीं नगर निगम जो है उसके में जो वार्ड होती है, वार्ड की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां पर जनसंख्या कितनी है, उस नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। नगर निगम में अन्य सभी ग्राम अन्य सभी पंचायत समिति
या फिर जिला परिषद या हम लोगों ने नगर पंचायत पढ़ा या नगर परिषद पढ़ा, उन सब की तरह नगर निगम में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब चीज के लिए स्थान आरक्षित है। और याद रखिएगा, महिलाओं के लिए भी 50% आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे वह पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वह नगर पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो या नगर निगम हो, सभी में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। केवल और केवल स्थानीय स्वशासन में, एमएलए और एमपी के चुनाव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आपसे पूछे पटना नगर निगम में कितने वार्ड है तो 72, गया नगर निगम में 35, भागलपुर नगर निगम में 51, मुजफ्फरपुर और दरभंगा नगर निगम में 48, बिहार शरीफ नगर निगम में 46 और आरा नगर निगम में 45 वार्ड है। यानी हम लोग बात करें तो बिहार में सबसे अधिक पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या है और सबसे कम गया नगर निगम में वार्ड की संख्या है। ठीक है बच्चों, नगर निगम के मुख्य अंगों के बारे में पढ़े तो नगर निगम का जो मुख्य अंग है वह है निगम परिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति और नगर आयुक्त। ये 4 नगर निगम के मुख्य अंग है बच्चों। ठीक है, उन चारों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। अगर हम लोग पहले निगम परिषद के बारे में पढ़े तो ध्यान दीजिएगा, समूचे नगर निगम का क्षेत्र जो है वार्डों में बटा होता है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं हर ब्रांच की तरफ, और इन्हें वार्ड पार्षद या काउंसलर कहते हैं। जो नगर निगम में प्रत्येक वार्ड से जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनको वार्ड पार्षद या काउंसलर के नाम से जानते हैं। पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष की तरह होता है, सभी में हम लोगों ने वही पढ़ा है। निर्वाचित सदस्यों के अलावे इसमें जो होते हैं नगर निगम में चुने गए सदस्यों के अलावे और भी कई सदस्य होते हैं, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघ, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। निगम परिषद की बैठक महीने में होती है, हर महीने में निगम परिषद की बैठक होती है, जिसका काम होता है जो अपना नगर निगम है उसका विकास कैसे हो इसको बनाना। नगर निगम के लिए वो विशेष से निर्णय लेती है, नगर निगम का डेवलपमेंट के लिए निर्णय लेती है, टैक्स किन क्षेत्रों में कितना लगाया जाए इस पर वो विचार करती है। यानी निगम परिषद जो है वह कई तरह के काम करती है। ठीक है, यानी सभी वार्ड के जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग वार्ड के मेंबर को वार्ड काउंसलर के नाम से या वार्ड पार्षद के नाम से जानते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और ये जो वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद होते हैं, इसके अलावा इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार संघ के मेंबर भी शामिल होते हैं। निगम परिषद का बैठक जो है महीने में एक बार होता है और इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि कैसे कानून बनेगा, उस एरिया के लिए नियम क्या बनेगा, टैक्स कहाँ लगाना होगा, इन सब चीजों पर निर्णय लेने का काम उसी बैठक में होता है, जिसको निगम परिषद द्वारा महीने में स्थापित किया जाता है। निगम परिषद अपने में महापौर और उप महापौर का चुनाव भी करते हैं। महापौर और उप महापौर का चुनाव वे लोग अपने में करते हैं, यानी मेयर और उप मेयर, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, पहले इनका चुनाव वही आपस में ही मेंबर करते थे, बट अब इनका भी चुनाव डायरेक्टली गुप्त मतदान द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो वयस्क मतदान विधि कहते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और याद रखिएगा, जो महापौर होता है ना, वह महापौर जो अपना नगर है, नगर निगम का पहला नागरिक होता है। जैसे देश का पहला नागरिक है राष्ट्रपति, उसी तरह नगर निगम का पहला नागरिक कौन होता है बच्चों? महापौर होता है। उसके अलावा नगर निगम में दूसरी संस्था का नाम है सशक्त स्थानीय समिति। नगर निगम में जो निगम परिषद के बाद जो दूसरा अंग है, निगम परिषद के बाद जो दूसरा अंग है वह है सशक्त स्थानीय समिति। ठीक है, जो सशक्त स्थानीय समिति होता है उस समिति के सदस्य महापौर और उप महापौर भी होते हैं और उसकी अध्यक्षता हमेशा महापौर यानी मेयर के द्वारा की जाती है। तो जो दूसरा अंग है, दूसरा अंग का नाम क्या है बच्चों? तो पहला अंग तो आपको मालूम है कि पहला अंग हो गया निगम परिषद, दूसरा अंग है सशक्त स्थानीय समिति जो कि इसका दूसरा अंग है, जिसके जो मेंबर होते हैं वह मेंबर कौन होते हैं? मतलब अध्यक्ष जो होता है
सॉरी अध्यक्ष इसका महापौर होता है, लेकिन इसके मेंबर जो होते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर होते हैं, व्यापार संघ के मेंबर होते हैं, और जितने भी काउंसलर हैं वो सभी इसके मेंबर होते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता महापौर के द्वारा की जाती है। तीसरा अंग है परामर्शदात्री समिति, ठीक है। और चौथा अंग क्या बच्चों? चौथा अंग है नगर आयुक्त। जो परामर्शदात्री समिति होती है, परामर्शदात्री समिति जो होती है बच्चों, ये परामर्शदात्री समिति जो है वह नगर निगम का एक मुख्य समिति है, और इसी परामर्शदात्री समिति के अंदर शिक्षा समिति, बाजार समिति वगैरह आता है, जिसका काम अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों के लिए मेयर को वह क्या करती है? महापौर को बताती है। और महापौर मतलब उन्हीं की परामर्श पर, अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है तो शिक्षा समिति का परामर्श लेगा, बाजार के क्षेत्र में काम करना है तो बाजार समिति का परामर्श लेगा, उन्हीं के परामर्श पर वह काम करती है, सुधार करती है, और सुधार करके विभिन्न तरह की क्रियाओं के द्वारा अपने नगर निगम में डेवलपमेंट के काम करती है। नगर निगम का जो एक पदाधिकारी भी होता है, नगर निगम के पदाधिकारी को नगर आयुक्त करते हैं, नगर आयुक्त करते हैं। नगर निगम का पदाधिकारी क्या कहलाता है बच्चों? नगर आयुक्त कहलाता है, और उसकी नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा की जाती है। ये इलेक्शन में चुन कर नहीं आते हैं, जैसे कि और सभी में देखे पंचायत सचिव हो गया या फिर मुख्य सचिव हो गया, ये सभी को सीधे जो है बिहार सरकार चुनती है। उसी तरह आपको नगर आयुक्त को भी बिहार सरकार चुनती है, कार्यपालक पदाधिकारी को भी बिहार सरकार चुनती है। चुनती मतलब क्या होता है? वो एक पदाधिकारी होते हैं, उनको वे कंपटीशन फेस करके एग्जाम दे करके पास होकर के आते हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत बड़ा पद होता है, छोटा मोटा पद नहीं होता, बहुत बड़ी पोस्टिंग होती है बच्चों ये, ठीक है। तो ये जो नगर निगम में जो नगर आयुक्त की नियुक्ति होती है, वह नगर आयुक्त जो है नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है, यानी मेयर को भी सलाह देने का काम नगर आयुक्त का ही होता है। यह नगर निगम के सभी कार्यों की देखभाल भी करता है। नगर आयुक्त तो नगर निगम के सभी कार्यों की देखभाल भी करता है, ठीक है बच्चों। अब नगर निगम के कार्य को पढ़ लेते हैं। नगर निगम का कार्य क्या है इसको देख लेते हैं। जो नगर निगम के कार्य है बच्चों, नगर निगम का कार्य क्या क्या होता है? देखिए कार्य तो लगभग सबका एक ही होता है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़े काम होते हैं इसके। तो नगर निगम का जो कार्य होता है वह नगर क्षेत्र में नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण कराना, उसकी देखभाल करवाना, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करवाना होता है ताकि गंदगी ना फैले, पीने के पानी का प्रबंध कराना भी इसका काम है, मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा का व्यवस्था करवाना, विभिन्न कल्याण केंद्र जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम इत्यादि की स्थापना करना भी इसका काम है, दुग्धशाला डेयरी फार्म की स्थापना करना इसका काम है, शमशान घाट की व्यवस्था करवाना इसका काम है, आग बुझाने का प्रबंध करवाना भी इसका काम है बच्चों। दुग्धशाला, शमशान घाट, आग बुझाने का प्रबंध कराना, और नगर में बस चलवाना। नगर में बस चलवाना यानी यातायात की सुविधा को डेवलप करना और जनगणना करवाना। ये सारे के सारे काम अपने नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे पूछेगा कि नगर निगम की आय का स्रोत क्या है, कहां से आमदनी होती है नगर निगम को? तो देखिएगा नगर निगम जो है ना, उसको आमदनी जो होती है वह नगर निगम विभिन्न तरह के कर लगाता है, जैसे मकान पे टैक्स लगाता है, हाउस होल्डिंग टैक्स, पानी पे टैक्स लगाता है, शौचालय पे टैक्स लगाता है, पशुओं पर कर लगाता है, अगर आप लोग मवेशी वगैरह बेच खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लगता है, छोटे वाहनों पर भी वो टैक्स लगाता है। और इन टैक्स के यानी अगर नगर पंचायत में कोई गाड़ी घुस रही है तो वो उस पर टैक्स लगाता है, उस टैक्स से वो अपने नगर पंचायत बोलिए सॉरी नगर निगम का डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा समय समय पर बिहार सरकार भी उसको अनुदान देती है, उसको फंडिंग करती है, उस अनुदान और फंडिंग के द्वारा भी नगर पंचायत का विकास होता है, उसको आमदनी होती है, उसी से वो नगर पंचायत का विकास करता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लियर होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।